नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आपको भारत की बात बताता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताता हूं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, मां की गाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार माता जी को गाली देने पर कुछ कहा है। 10 मिनट तक पीएम मोदी ने क्या कहा है और क्या मोदी के आज के बयान से पूरे बिहार का चुनाव पलटने वाला है, बताएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, अब तकनीक से ट्रंप को जवाब देने की तैयारी है। आपको आज हम दिखाएंगे भारत ने मेड इन इंडिया चिप बना ली है और पहली बार हिंदुस्तान ने ऐसी चिप बनाई है जिससे अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि भारत अब तक अमेरिका से चिप खरीदता था। और यह चिप की खासियत क्या है, आखिर यह चिप है क्या, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, ब्राह्मण कार्ड पर ट्रंप बेनकाब हो गए। कल ट्रंप के बेतुके सलाहकार ने कहा था कि रूस से जो तेल भारत खरीद रहा है उसका फायदा ब्राह्मणों को हो रहा है। आज उनकी पोल खोलेंगे कि अमेरिका में ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, मराठा आरक्षण पर क्या बात बन गई है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई में जो 5 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? कैसे सरकार और जरांगे में बात बनी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बाढ़ का खतरा भारी है। दिल्ली की सीएम कैसे ग्राउंड जीरो पर पहुंची, पानी के बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और दिल्ली के हालात क्या हैं बाढ़ बारिश से आपको बताऊंगा। आखिरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान में भी बाढ़ आई है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री, शहबाज के मंत्री कह रहे हैं ये अल्लाह की बरकत है, ये अल्लाह का आशीर्वाद है। पाकिस्तान में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जार जार कर रहे हैं, खाने को रोटी और आटा नहीं है। बताएंगे आपको पाकिस्तान के हालात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। खत्म हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन, सरकार ने मान ली मांग। एनडीटीवी से बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, हैदराबाद गैजेट लागू होने से खुद कुनबी साबित कर सकेंगे खुद को मराठा। जरांगे पाटिल से नींबू पानी पीकर खत्म किया आमरण अनशन। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान। बीजेपी महिला मोर्चा कमान संभालेगी, एनडीए के बाकी दल भी शामिल होंगे। आपात सेवाएं और रेल सेवा जारी रहेगी। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत पठान माजरा पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। महिला की वीडियो लीक करने और धमकी देने का आरोप। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित सभी 9 की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा प्रदर्शन की आड़ में साजिशन, हिंसा की अनुमति नहीं है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, अगले 24 घंटे में बाढ़ का खतरा। लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता खुद बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रही हैं। पंजाब में अब तक की सबसे भीषण बाढ़, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम मान से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फार्म हाउस की वीआईपी पार्टियों में नशा सप्लाई करने वाली ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक पर शिकंजा कस गया है। क्राइम ब्रांच ने 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। पुलिस नार्को टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। नव्या की मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद तेजस्वी के डांस का वीडियो वायरल हुआ है। पटना की मरीन ड्राइव पर तेजस्वी ने लड़कों के साथ डांस किया, कहा मैं पीएम मोदी को डांस कराता हूं। महाराष्ट्र के बीड में दिखी अनोखी परंपरा। यहां गणपति की पूजा के बाद छत से प्रसाद फेंका जाता है, जिसे छाता उल्टा पकड़कर श्रद्धालु प्रसाद लेते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ है 903,000 लोग जलजले में घायल हो गए। भारत ने भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री भेजी है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
जिसका शरीर भी अब नहीं है, कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत भावुक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने माताजी को गाली देने पर आज जवाब दिया है। लेकिन देखिए, मां को गाली पर मोदी बेहद इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए। तो क्या सवाल यह है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 16 दिन चली, क्या कांग्रेस को वाकई इससे फायदा होगा? कांग्रेस के मंच से जो गाली दी गई, क्या वो उल्टा पड़ गया है पासा? तस्वीर अगली आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल बिहार की बहनों के लिए जीविका दीदी की आज से शुरुआत की है उन्होंने। अब महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। लेकिन जब पीएम मोदी बोल रहे थे, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, तो फिर बीजेपी के अध्यक्ष भावुक हो गए। दिलीप जायसवाल की आंखों में आंसू थे, जो महिलाएं बैठी हैं उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी हैं, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तत्पर पर माना जाता है। यही मुद्दा है और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है। करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती मेरे सामने। यानी बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यह होने वाला है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो चुकी है, लाठी डंडे चल चुके हैं पीएम मोदी की माताजी को गाली देने पर। विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये जो नफरत का भाव भरा हुआ केवल इसलिए है कि एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान बिहार में चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को दी गई गाली का जोरदार विरोध हो रहा है। बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। अब मोदी ने पहली बार मां के अपमान पर बयान दिया। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। राहुल तेजस्वी ने बिहार में यात्रा का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मां को गाली ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे और पीएम मोदी ने इस पर पहली बार अपनी पीड़ा जाहिर की है। अपनी मां को याद कर मोदी भावुक हो गए। यह सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि हर मां बहन का अपमान है। बिहार में कांग्रेस के मंच पर जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनके लिए अपशब्द बोले गए। मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ अपशब्द कहना बेहद शर्मनाक है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा है। शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मेरी मां ने कठिन गरीबी देखी और हमेशा सेवा का आशीर्वाद दिया। मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करेगी।
जो लोग महिलाओं को गाली देते हैं उनकी मानसिकता गलत है। कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। सभी को आरजेडी कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए। हर मां को मैदान में उतरकर जवाब मांगना चाहिए। एक ही आवाज हो, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो आपको याद होगा 2018 में रैली के दौरान राज बब्बर ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था। पीएम कहते थे कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत कितनी गिरी है। वो उस वक्त के पीएम की उम्र का हवाला देकर निशाना बनाते थे। आज रुपए की कीमत आपकी माताजी की उम्र के करीब पहुंच चुकी है। आपको यह बयान याद होगा। कांग्रेस नेता रिजवान उस्मानी ने 2018 में विवादित बयान दिया था। मोदी के पिताजी और माताजी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। देश के लोगों ने आज सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी प्रतिक्रिया सुनी। बिहार की माताएं बहनें काफी आक्रोशित है। मुझे लज्जा हो रहा है इस बात को बोलते हुए। जैसा गाली उन्होंने उपयोग किया है, किसी के मुंह से वैसा गाली नहीं निकल सकता है, वो भी किसी माँ के संतान है। बिहार की जनता पूछती है हमसे कि क्या राहुल गांधी अपने माँ का बच्चा नहीं है क्या? किस तरह से माँ के बारे में उसको पता नहीं है कि माँ का मर्म क्या होता है, माँ का महिमा क्या होता है, माँ का अस्तित्व क्या होता है, माँ का वैल्यू क्या होता है। माँ शब्द को ही शर्मसार कर दिया। सब भावुक हैं, हम सब बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरा बिहार बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरी आधी आबादी आपके इन्हीं लक्षणों के कारण आपके साथ नहीं है। ये राजद का गुंडा राज नहीं है, ये राजद का जंगल राज नहीं है जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित थी। आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ नीतीश की सरकार है, जहाँ पर नीतीश जी की सरकार है, जहाँ पर महिलाएं सशक्त हैं, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो देश में, जो बिहार में माँ की सुरक्षा नहीं हो रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, जब ऐसे सम्मानजनक पद पे जो सुशोभित हैं उनको जब इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अशब्द बोलने का काम किया है कांग्रेस और आरजेडी ने, उनको आके माफ़ी मांगनी होगी। अगर नहीं वो माफ़ी मांगे, इसी तरह हम महिलाएं विरोध करते रहेंगे। मैं भी माँ हूँ और माँ की दृष्टि से जब देखती हूँ तो लगता है कि एक माँ को क्यों गाली दिया गया। इतनी गंदी और ओछी सोच है उनकी कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। कुछ नहीं कर पाए तो अब सोच रहे हैं कि गाली दे के ही अपना काम निकाले। यह तो बहुत निंदनीय, अशोभनीय। अब ये तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माता जी के साथ बहुत कनेक्ट रहा है। आपको याद होगा इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े मौके पर माता जी से मिलने जाते थे, चाहे वो जन्मदिन का मौका हो, वोट देने का मौका हो, चुनाव जीतने का मौका हो, शपथ लेने के बाद हो, हमेशा यह स्थिति रहती थी। आइए अब आपको बताऊं, मां के साथ पीएम मोदी का रिश्ता बेहद खास था। अपने जन्मदिन के मौके पर मोदी जी अक्सर गुजरात जाया करते थे। बर्थडे पर मोदी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। मां भी बड़े प्यार से मोदी को तिलक करती थी और खाना खिलाती थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। गांधीनगर पहुंचकर मोदी ने मां के पैर पखारे थे। साथ में मोदी ने मां को एक शॉल गिफ्ट की थी। मां के चरणों में बैठकर उनसे बात करते दिखे थे। हीराबा बेटे मोदी से मिलने 2016 में पीएम आवास पहुंची थी। पीएम मोदी ने व्हील चेयर पर बिठाकर पीएम आवास घुमाया था। मोदी ने मां के गुजरात वापस लौट जाने पर लिखा था, काफी दिनों बाद हमने शानदार समय बिताया है। मां के निधन की खबर पर मोदी तुरंत गांधीनगर रवाना हुए थे। मां के पार्थिव शरीर को निहारते रहे, उन्हें अंतिम प्रणाम किया। इसके बाद पंचतत्व में विलीन करते हुए वक्त मोदी बहुत भावुक हुए। मोदी ने मां को लेकर एक ब्लॉग लिखा था। मां घर चलाने के लिए दूसरों के यहां बर्तन मांजा करती थी। मां भाग गई थी कि मोदी अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। मेरी मां का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। बेटा पहले सन्यास के रास्ते पर जाता दिखा। अपने ब्लॉग में मोदी ने लिखा, मां समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। सुनिए, मां के साथ जब यह जुड़ाव और ऐसा लगाव रहा हो, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि
अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था, खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। अब सोचिए जरा उस गालीबाज का क्या होना है जिसने कांग्रेस के मंच से गाली दी थी। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह वो मंच है, राहुल गांधी का फोटो ऊपर लगा है, यात्रा पथ, और वो शख्स इस मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कह रहा था। अगली तस्वीर देखिए, जो उसका जगह थी वहां वो पहुंच गया। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके बाद गालीबाज की गिरफ्तारी के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इसका क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद कई धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, फिलहाल जेल में है। यह तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कांग्रेस का इसने खुद गमछा डाला हुआ। वोट अधिकार यात्रा के दौरान इसने गाली दी। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने बिहार के दरभंगा का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रिजवी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी रिजवी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसमें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया। एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भी ये शामिल हुआ था। पहले वो दिल्ली रहता था, अभी बिहार में रह रहा है। कांग्रेस और आरजेडी से वो किसी तरह जुड़ा नहीं है, ऐसा दावा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने स्वागत मंच बनवाया था दरअसल, और इसी मंच पर यह मोहम्मद रिजवी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। बाद में कांग्रेस नेता इस वीडियो को लेकर माफी मांगी। रिजवी पंक्चर बनाने के साथ एक ड्राइवर भी है। समय मिलने पर वो दूसरों की गाड़ी भी चलाता है। दावा है अक्सर ओवैसी की रैलियों में जाया करता था। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए सियासतदानों को। तो प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ। कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, वो किसका अपमान कर रहा है? सार्वजनिक जीवन में जिनकी माँ की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी बिहार चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी। वो ढाल बना रहे हैं, मां के नाम पर भावनाओं को खेलकर वोट लेना चाहते हैं। मां के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और विपक्ष को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन मां को उस राजनीति के बीच में घसीटना
मैं समझती हूँ ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं अपनी पार्टी, अपना दल इसकी ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। ये गालियां भारत की जो हर एक माँ है, उस माँ को उन्हें गाली दी है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह मां के अपमान पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहनों के सम्मान की बात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें थी जीविका दीदी की घोषणा करते वक्त, जिसमें नीतीश कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी यहां मौजूद थे। अब आपको बताऊं, दरअसल बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 रुपए बिहार की महिलाओं को देने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले जीविका दीदी को सौगात, मोदी ने जीविका दीदी के खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े थे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस योजना से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे, यानी बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 पहुंच जाएंगे। अपना रोजगार शुरू करने के लिए राशि दी जाएगी। 6 महीने बाद 2 लाख तक की राशि दी जा सकती है। योजना से जीविका दीदियों को सशक्त करने का मकसद है। इसका संचालन पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसमें लेन देन में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित होगी। साथ ही चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी है। करीब 85 सीटों पर, बिहार की 85 सीटों पर महिला वोटर्स का खासा प्रभाव है। जीविका दीदियां इन दिनों कई कामों में लगी हुई हैं। सरकारी अस्पतालों की सफाई, लॉन्ड्री, कैंटीन का काम, प्रखंड कार्यालयों में सफाई का काम भी संभाल रही हैं। 2006 में नीतीश ने जीविका परियोजना की शुरुआत की थी। आज इस योजना से करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। तो सोचिए जरा, इस बार बिहार में महिला वोटर जो हैं वो बड़ा कमाल कर सकती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी इससे पहले चीन और जापान में थे। अब तकनीक से ट्रंप को जवाब देने की तैयारी है। कैसे जवाब दिया जाएगा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। यह तस्वीर देखकर ट्रंप को पहले ही एक बड़ा जवाब मिल चुका है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह मुलाकात देखने के बाद क्या क्या कह रहे हैं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए चीन दौरे से। वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बात क्या कही है वो जरा सुनिए। योर सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या वापस आ गया हूं इसलिए ताली बजा रहे हो। पीएम मोदी आपको याद होगा कहां पहुंचे थे। जापान में सेमीकंडक्टर यूनिट पहुंचे थे। सेमीकंडक्टर चिप बनती है जापान। भारत ने भी अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना ली। ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, पहली मेड इन इंडिया चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है आज। भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और फख्र की बात है। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। साथ में है 4 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स और 28 चिप्स जिन्हें छात्रों ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इनका फैब्रिकेशन और पैकेजिंग मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में तैयार किया गया है। स्मृति चिन्ह में है। आपको बताऊंगा ये जो पीएम मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं, इसकी ताकत क्या है, ये भारत को कहां से कहां तक पहुंचाने वाला है।
ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेड इन इंडिया चिप्स। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने बनाई है। छोटे छोटे जो आप पॉकेट्स देख रहे हैं, ये सब चिप हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने बनाए हैं। 29 चिप हैं, 28 जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बनाए हुए हैं, और बीच में जो आप देख रहे हैं, ये एक इसरो ने बनाया है। यानी अब भारत में भी चिप बनने लगी है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक छोटी सी चिप से भारत दुनिया बदल देगा और अमेरिका को भी झुका देगा। कूटनीति और विदेश नीति के बाद ये भारत की तकनीक की ताकत है, जिसे देखकर ट्रंप की टेंशन और बढ़ गई है। भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। जिस टैरिफ को लेकर ट्रंप बार बार भारत को धमका रहे थे, भारत से ट्रेड और तकनीक पर साझेदारी तोड़ने की धमक दिखा रहे थे, उस पर हिंदुस्तान अपने ही अंदाज में जवाब देने लगा है। संकट में सरेंडर के बजाय भारत ने आपदा को ऐसे अवसर में बदला है कि दुनिया हैरान है और ट्रंप और अमेरिका परेशान। और आइए आपको बताऊं भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आगे ये भी बताऊंगा ये चिप होती क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये चिप जारी की है। तकनीक के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। देश ने पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार की है। मतलब कई डिवाइस या मशीन में लगने वाला ब्रेन, दिमाग बना लिया है भारत ने। इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनी चिप का नाम है विक्रम। इसे खास तौर पर अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया है। जब रॉकेट उड़ान भरता है तो हर सेकंड सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, जैसे दिशा बदलना है, गति कम ज्यादा करना है, ऑर्बिट बदलना है। भारत अंतरिक्ष से यह सब काम अब इस खास चिप के जरिए करेगा। यह चिप बेहद मुश्किल हालात में भी काम कर सकती है। तेज गर्मी हो, बर्फ हो, ठंडा तापमान हो, कोई रेडिएशन हो, सब में काम कर पाएगी। हर हाल में इस चिप के काम करने का कामयाबी से परीक्षण हुआ और इसके बाद 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की यह चिप मोदी को गिफ्ट की गई। साथ में भारतीय छात्रों की बनाई 28 चिप देखकर मोदी और देश गर्व से भर गया है। मोदी ने कहा यह कोई आम चिप नहीं है, बल्कि यह डिजिटल डायमंड है। यह चिप भले छोटी है, लेकिन यह दुनिया के विकास को गति दे सकती है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर यानी चिप मार्केट 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जल्दी दुनिया में चिप मार्केट $1 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी और चिप की इस क्रांति में भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। भारत अपनी चिप बनाएगा तो उसे अमेरिका, चीन से खरीदना नहीं पड़ेगा। भारत का टारगेट है 2030 तक दुनिया की 10% चिप में भारत की हिस्सेदारी। दुनिया के करीब 20% चिप डिजाइनर पहले से भारत में, और गुजरात, यूपी समेत 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी भी मिल चुकी है। मतलब देश ने तकनीक और चिप क्रांति की दस्तक दे दी है और यह खुशी की बात है, और यही खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयां की। भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। तो भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आखिर ये चिप क्या बला है, कि चिप होती क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा चिप, लेकिन ये चिप है क्या, मैं आपको बताऊं। पहले तो ये चिप ऐसे दिखती है। ये है चिप, बहुत मुश्किल है, दुनिया के बहुत कम देश बनाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आसान भाषा में ये चिप होती क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह की चिप्स हैं। सेमीकंडक्टर यानी चिप को आधुनिक मशीनों का दिल कहा जाता है। यह नाखून से भी छोटी होती है और आमतौर पर सिलिकॉन से बनती है।
छोटी सी चिप के अंदर ही लाखों करोड़ों डिजाइन होते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के जरिए खास नेटवर्क बनाया जाता है और फिर बड़ी बड़ी मशीनों का पूरा कंट्रोल एक चिप से होता है। चिप के बिना ना कोई टीवी और रिमोट नहीं चल सकता है। गाड़ियों का बनना और चलना चिप के बिना संभव नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप की तो चिप के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और चिप ना हो तो आप मोबाइल फोन भी अपना नहीं चला पाएंगे। दुनिया के बड़े और छोटे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेकार हो जाएंगे बिना चिप। मतलब हर छोटे बड़े उद्योग में चिप की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस वक्त आज दुनिया में विकास का बड़ा आधार सेमीकंडक्टर यूनिट हो गई है, जहां ये चिप बनती है। इसलिए अमेरिका और ट्रंप अपने सेमीकंडक्टर को बहुत अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया उनसे ही चिप खरीदे। लेकिन चिप बनाने में दुनिया में नंबर 1 अमेरिका नहीं, ताइवान है। दुनिया के 60% से ज्यादा चिप अकेले ताइवान में बनते हैं। इसके बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का नंबर आता है। सेमीकंडक्टर यानी चिप में भी चीन भी तेजी से विकास कर रहा है इस वक्त, लेकिन भारत ने भी अब चिप के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ा दिया है और ये वाकई भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सुनिए जरा, उस मौके पर मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी। 25 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन 25 प्रोडक्ट्स की कंप्लीट चिप डिज़ाइन भारत में हो, भारत में उसकी आईपी राइट्स हो और भारत में बनके दुनिया भर में वो प्रोडक्ट्स में जाए, वो थिंकिंग है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कार के लिए चाहिए, फ्रिज के लिए चाहिए, स्कूटी के लिए चाहिए, डिफेंस में मोबाइल फ़ोन के लिए चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। 76,000 करोड़ रुपीस की लागत से आपने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की नई गति और नई शक्ति इस भारत देश को दी। आइए अब आपको बताऊं कि भारत अब तक अमेरिका से चिप खरीदता है, लेकिन अब यह अमेरिका के लिए जवाब है। ट्रंप का भारत में विरोध हो रहा है, जो उन्होंने किया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली। लोग सड़कों पर निकले हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ट्रंप की अर्थी उठा रहे हैं। देखिए, ट्रंप की अर्थी निकाली गई। आइए अब आपको दिखाऊं, लोगों में गुस्सा है ट्रंप को लेकर, लेकिन ट्रंप के एक बेतुके सलाहकार हैं। मोदी, जिनपिंग, पुतिन को देखकर उन्होंने फिर बेतुका बयान दे दिया है। यह है ट्रंप के सलाहकार नवारो। हर रोज जब से मोदी भारत से रवाना हुए, जापान और फिर चीन, इनके रोज कोई ना कोई बयान आ रहे थे। इनका ताजा बयान क्या है यह आपको बताऊं, और आखिर ये इतने बड़बोले क्यों हैं। कल इन्होंने भारत के ब्राह्मणों पर भी अटैक किया था। ये है ट्रंप के पीछे नवारो। अजीबोगरीब बयान देने वाले पीटर नवारो ने एक बार फिर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा मोदी का जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार ने कहा कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। उन्होंने दुनिया के 2 सबसे बड़े निरंकुश तानाशाहों के साथ मंच साझा किया। हमें उम्मीद है कि वो समझेंगे उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। नवारो ने कल कहा था कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। पेशे से अर्थशास्त्री नवारो इस साल जनवरी में ट्रंप के ट्रेड सलाहकार बने। अमेरिकी कांग्रेस की अवमानना के आरोप में 4 महीने जेल भी काट चुके हैं। नवारो भारत विरोधी बयानों और रुख की वजह से अभी सुर्खियों में है। इससे पहले वो चीन के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान देते हैं। चीन के विरोध में उन्होंने डेथ बाय चाइना किताब भी लिख दी है। सोचिए, इतनी नफरत है चीन से, और चीन को दुनिया के लिए खतरा बताया था। मोदी की चीन यात्रा से ट्रंप के वित्त मंत्री भी काफी परेशान है। ट्रंप के पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं, स्कॉट, ये उनके वित्त मंत्री हैं। स्कॉट बेसेंट ने भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद पर सवाल उठाए। बेसेंट ने कहा भारत की डील से मॉस्को की जंग मशीन को ताकत मिल रही है। ट्रंप की तरह बेसेंट ने भी भारत को बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा कि पीएम मोदी की एससीओ बैठक सिर्फ दिखावा है, और बाद में वो भारत को लेकर ट्रंप की तरह सफाई देते भी नजर आए। कहा अमेरिका भारत मजबूत लोकतंत्र है और मतभेद सुलझा सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हमारा कुछ इंडस्ट्री थे
जो केवल ज्यादा वही सप्लाई करते थे, थोड़ा तकलीफ उनको हुआ है, लेकिन जिनका डाइवर्सिफाई मार्केट है वो उसको अपने ढंग से कर रहे हैं और आगे एक अवसर मिला है, हम ले जाएंगे इसे ऊंचाई तक। जो तकलीफ हुआ है उसमें दोनों मिलके हम साथ लेंगे, हम स्टालिन की तरह नहीं करेंगे। Q1 FY26 में 7.8% की ग्रोथ उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे। दिल्ली में भी बैठे कुछ लोग बोल रहे थे और भारत के बाहर बैठे कुछ लोग भी बोल रहे थे। सोचिए जरा, दरअसल जो ट्रंप के सलाहकार साहब हैं ये भारत के ब्राह्मणों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब इनकी पोल खोलते हैं। बेशक ब्राह्मणों पर हमले कर लें, लेकिन बहुत से ब्राह्मण हैं जो अमेरिका को में बड़ा काम कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। ये वो चेहरे हैं। आइए बताऊं, ब्राह्मण पर ट्रंप के सलाहकार को बेनकाब करते हैं। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार भारत के ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं और कहा रूस से तेल खरीदने पर भारत के ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है। लेकिन क्या नवारों को अमेरिका के ब्राह्मण नजर नहीं आते? अमेरिका के टॉप 6 कंपनियों को भारतीय ब्राह्मण ही चलाते हैं। पहला नाम सुंदर पिचाई, अमेरिका की बड़ी कंपनियों में शुमार गूगल के सीईओ भी ब्राह्मण हैं। 2017 में गूगल ने तमिल ब्राह्मण पिचाई को सीईओ बनाया और 2022 में उन्हें 22.6 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड पैकेज तक दिया था। सुंदर पिचाई की संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तेलुगु ब्राह्मण है और 2024 से कंपनी उन्हें 680 करोड़ रुपए की सैलरी देती है। नडेला की संपत्ति भी करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। अगला नाम है नील मोहन, दिग्गज टेक कंपनी यूट्यूब के सीईओ ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण। लखनऊ में जन्मे हैं, पढ़े हैं नील और आज अमेरिका में बड़ा नाम भी है। 2023 से यूट्यूब में सीईओ हैं और हर महीने 3 करोड़ की सैलरी लेते हैं। नील मोहन की कुल संपत्ति करीब 1200 करोड़ रुपए की है। अगला नाम है शांतनु नारायण, अमेरिकी कंपनी में एडोब के सीईओ तमिल ब्राह्मण शांतनु नारायण है। कंपनी उन्हें करीब 256 करोड़ रुपए की सैलरी का पैकेज देती है। शांतनु की कुल संपत्ति करीब 3,800 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक और नाम है अरविंद, आईबीएम के सीईओ भारत के एक तेलुगु ब्राह्मण ही हैं। अरविंद कृष्णन आईबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं इस वक्त और कंपनी उन्हें सालाना सैलरी 165 करोड़ रुपए की देती है। ये सबसे पहले बोलने से पहले ट्रंप के जो सलाहकार हैं उन्हें देखना चाहिए था। सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं। मोदी जी से आह्वान है कि यहाँ भी अगर कोई अमेरिकन होगा, इलीगल रहता है, तो उसको भी इसी तरह से जंजीर में जकड़कर अमेरिका में भेज दीजिए। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। मुंबई में पिछले कई दिनों से दरअसल आरक्षण पर हंगामा हो रहा था। अब खबर है मराठा आरक्षण पर सरकार मान गई है। पिछले 5 दिनों से मनोज जरांगे जो थे वह अनशन पर थे, खाना नहीं खा रहे थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, ट्रेनें रोक रहे थे, लेकिन अब वो मान गए और उन्होंने देखिए खुद नींबू पानी उन्हें पिलाया गया और उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। इससे पहले आपको दिखाऊं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जिस वक्त कहा गया था कि 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करो तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी और यह माना जा रहा था कि आजाद मैदान आज खाली होगा क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी यह आदेश था। इसके बाद पुलिस बाकायदा नोटिस देने के लिए पहुंची है। देख रहे हैं जरांगे मंच पर थे, पुलिस पहुंची है नोटिस देने के लिए और उनसे बात करना चाह रही थी। और इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने कहा हमने मांगे मान ली है ज्यादातर। सुनिए, हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की
कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा। और ये आपको बताऊं, जैसे ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया उसके बाद आपको मुंबई लिए चलता हूं। मुंबई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में जश्न हो रहा था, लोग सड़कों पर नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। और न सिर्फ मुंबई में, बल्कि देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बीट की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे थे। और ये आपको बताऊं कैसे बात बनी, ये रास्ता साफ कैसे हुआ। दरअसल मराठा आरक्षण पर सरकार और मनोज जरांगे में सहमति बनी। मनोज जरांगे ने 5 दिनों से चल रहा अनशन खत्म कर दिया। जरांगे ने मन से ऐलान किया कि सरकार ने मांगे मान ली है। मनोज जरांगे ने इसे बड़ी जीत बताया। समर्थकों से संभल कर अपने गांव जाने को कहा। सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगे मान ली। हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया है। मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा दिया जाएगा। मनोज जरांगे की यह बड़ी मांग थी जिसे माना गया है। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आंदोलन में मारे गए परिवारों को 15 करोड़ की मदद दी जाएगी। पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जरांगे से बात करने महाराष्ट्र के 4 कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। इसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे शामिल थे। साथ ही माणिकराव कोकाटे भी मंच पर मौजूद थे। आरक्षण को लेकर मंत्रियों ने आरक्षण पर कमेटी को लेकर जरांगे से चर्चा की। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की सहमति बनी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों से मुंबई छोड़ने को कहा था। आजाद मैदान को खाली करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई होगी इस मामले की। आइए, तो आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। मुंबई कर के लिए आसानी हुई। वो पिछले 5 दिन से जाम से 2-4 हो रहे थे। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। अपना आंदोलन वापस लिया है और यहाँ पर जो उनकी मांगे थी वो हैदराबाद गैजेट को लागू करना, ये भी हमारी महायुति सरकार ने मंजूर किया है। मुझे लगता है कि पूरे मराठा समाज को ओबीसी में डालना बहुत बड़ा मतलब वो असंवैधानिक होगा और अगर ऐसा निर्णय होता भी है तो कोर्ट उसको मान्यता देगी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिशय सकारात्मक दृष्टि से सरकार ने ये इस मामले में पहल की है और हमें विश्वास है कि जरंगे पाटिल जी भी सरकार की भूमिका को इसमें स्वीकारेंगे। पर कोर्ट जब इंटरवेंशन करता है, तो कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो सरकार को पालन करना पड़ता है और जनता को भी पालन करना पड़ता है। आंदोलन करने वाले जो है, एजिटेशन करने वाले, उनको भी पालन करना पड़ता है कोर्ट के ऑर्डर, और सरकार को भी फॉलो करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट की ऑर्डर सभी ने मान्य करनी चाहिए। जो वंचित मराठा समाज का घटक था उसको न्याय देने के लिए महायुति की सरकार कटिबद्ध है, यह हमने दिखाया है और इससे जो अदर घटक है उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो विशेषकर मराठा समाज के आमदार और खासदार है उनको अपने घरों से घसीट कर लाया जाए और उनसे कहे कि जरंगे पाटिल साहब के चरणों के अंदर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे कि नहीं चाहिए हमको ये आमदार की, नहीं चाहिए हमको ये खासदार की, हम अपने समाज के लिए खड़े हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे। मैं अपील करता हूं मनोज जी से कि जिस सरकार से आप लड़ रहे हैं वो एक तानाशाह हुकूमत है और अपना जीवन संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो महाराष्ट्र से आपको लिए चलता हूं कि बाढ़ बारिश की तरफ
देश के कौन कौन से राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, खराब हालात है। सितंबर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको पंजाब लिए चलता हूं। पंजाब में हालात और स्थिति खराब है। पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग छत पर हैं और न सिर्फ लोग बल्कि मवेशी भी छत पर हैं। देख रहे हैं पूरा घर डूबा हुआ है, गाय और भैंस भी आपको नजर आ रही छत पर। लोग अपने जानवरों को, मवेशियों को भी छत पर ले गए क्योंकि नीचे के सारे फ्लोर डूबे हुए पानी में। ये पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर पंजाब से आई है, रेस्क्यू की तस्वीर है। जो लोग फंसे उन्हें किस तरह से बचाया जा रहा है। नाव लगाई गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन कोशिश कर रहा है प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया जाए, बचाया जाए। लेकिन एक और तस्वीर आई, मुख्यमंत्री भगवंत मान मौके पर पहुंचे थे। वहां भावुक हो गए, एक बच्ची रो रही थी और एक महिला रो रही थी। उनके आंसुओं के आगे भगवंत मान के भी आंसू आ गए। बस आपको गलती मार है, चल लिए बस वो दोबारा तुझे मेरे जान एक बस तो जाके फोन लगा जावे ना तो हिमाचल से उत्तराखंड और दिल्ली से पंजाब तक बारिश बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। मैदानी इलाकों में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में मचाई। 30 लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी पंजाब का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। चीन से लौटते ही उन्होंने पंजाब के सीएम को फोन लगा दिया और बाढ़ से पीड़ित पंजाब को मदद का पूरा भरोसा दिया है। और सबसे पहले आपको बताता हूं पंजाब के हालात क्या हैं। पंजाब के 12 जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 1300 गांव डूब चुके हैं जबकि 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, क्या हालात हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है जबकि हजारों लोगों को बाढ़ में घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इसमें। इसके अलावा लुधियाना और मानसा में भी स्थिति खराब है। इस वक्त पंजाब में किसानों की 8 लाख बीघा खेती बर्बाद हो चुकी है। इसकी वजह से पंजाब में खाने का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब के सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एनडीआरएफ, सेना और पुलिस प्रशासन राहत बचाव में जुटी हुई है। आपके विधायक, सांसद अपनी एक महीने की तनख्वाह, सैलरी दे रहे हैं। इस पैसे से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद की जाएगी। साथ ही पंजाब के सीएम ने केंद्र सरकार से भी 60,000 करोड़ रुपए फंड मांगा है। पीएम मोदी ने सीएम मान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। बेशुमार पानी आज पंजाब के खेतों में खड़ा है। लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इस आपदा की घड़ी में आज हर पंजाबी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, एक दूसरे की मदद कर रहा है। अपनी मुसीबत भूल के हर पंजाबी अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है। आज हम जिस आपदा का सामना कर रहे हैं वो कोई आम बाढ़ नहीं है। 37 साल बाद पंजाब ने ऐसी भयानक तबाही देखी है। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग, हमारे अपने भाई बहन, एक झटके में बेघर हो गए। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनके सपने पानी में बह गए। ये इतना बड़ा संकट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आइए अब आपको पंजाब से दिल्ली का हाल दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, हथनी कुंड बैराज की। पानी की बहाव से आपको अंदाजा होगा कि कितना पानी दिल्ली की तरफ पहुंच रहा है। ड्रोन से तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, हालात क्या हैं ये आप देख रहे हैं। पानी पानी दिल्ली नजर आ रही है। जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनके घरों तक पानी पहुंच गया है। उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है, उन्हें निकाला जा रहा है।
एक और तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रेस्क्यू के लिए बोट्स लगाई गई हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक राहत पहुंचाई जा रही है, लोगों को निकाला और हटाया जा रहा है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची हैं। अच्छा, बात कर रही है किसी से, देख लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची थी। लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, साथ ही हथनी कुंड बैराज से भी काफी पानी छोड़ा गया है। सोमवार को 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी अगले 24 घंटे में दिल्ली के इलाकों तक पहुंचेगा। इससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है और यमुना किनारे रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हो गए। प्रशासन लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविर तक पहुंचा रहा है और दिल्ली पुराना रेलवे पुल एहतियातन बंद कर दिया गया है। इस वक्त सीएम रेखा गुप्ता खुद बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह स्थिति है दिल्ली की। खुद आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता क्या कह रही है। बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी, मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। और आइए अब आपको लिए चलता हूं एक और मेट्रो सिटी जिसका पानी से बुरा हाल है, गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थिति क्या है? गुरुग्राम में आप देख रहे हैं अरावली बांध टूट गया है और बांध टूटने के बाद पानी का बहाव से आपको अंदाजा होगा यह पानी जब शहरी इलाके में पहुंचेगा तो क्या हाल होगा। अब आपको बताऊं जरा, देखिए गुरुग्राम के हालात क्या हैं, कैसे बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरह से जाम हो गया। गुरुग्राम जिसे मिलेनियम सिटी कहा जा रहा है, इस समय बाढ़ की चपेट में है। बारिश ने यहां पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि थोड़ी सी बारिश भी गुरुग्राम के हालात बदतर कर देती है। कल हुई बारिश ने हरियाणा की सबसे हाईटेक सिटी पर ब्रेक लगा दिया। ऑफिस टाइम में शुरू हुआ ट्रैफिक जाम धीरे धीरे महाजाम में तब्दील हो गया। करीब 20 किलोमीटर में 6 से 8 घंटे तक गाड़ियां सड़कों पर फंसी रहीं, रेंगती रहीं। गुरुग्राम से दिल्ली और नोएडा तक जाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सड़कों के साथ ही मेट्रो स्टेशन पर भी महाजाम नजर आया। सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो पर स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ दिखी। हजारों लोगों के एक साथ पहुंचने से धक्का मुक्की शुरू हो गई। गनीमत रही किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करने पड़े। कॉर्पोरेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी घर से काम करना है लोगों को। प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को ऑफिस ना बुलाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी किए गए। फिलहाल बारिश ने हाईटेक सिटी गुरुग्राम का हाल बेहाल कर दिया है। आइए अब आपको लिए चलता हूं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। वहां अजबी हाल है बाढ़ बारिश से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी हालात खराब है। ये चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। अगली तस्वीर देखिए, एक और पाकिस्तान की तस्वीर है। जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने का काम चल रहा है। बोट्स लगाई गई हैं जिसके जरिए लोगों को रेस्क्यू कैंप्स तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अजब यह है कि पाकिस्तान के एक मंत्री कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले की बरकत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इतना पानी आ गया है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ के हालात हैं। सैकड़ों मौत हुई है जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन संकट के बीच पाक रक्षा मंत्री अजीब बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को अल्लाह का आशीर्वाद बता दिया है और पाकिस्तानियों को बाढ़ का पानी जमा करने की सलाह दे दी है।
उन्होंने यह बयान पाक में एक मीडिया डिबेट के दौरान दिया है। हालांकि बाढ़ से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से 854 मौतें हुई हैं, जबकि 1100 लोग घायल हैं। पंजाब प्रांत में 20 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इस बार झेलम, चिनाब, रावी तीनों नदियां उफान पर हैं। पाकिस्तानी सरकार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच बाढ़ पर ख्वाजा आसिफ का यह बयान वायरल हो रहा है। तो सुन लिया ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जब भारत हमले कर रहा था तो कह रहे थे हम जानबूझकर भारत के हमलों का जवाब नहीं दे रहे। आइए अब बात लाइफ का फंडा की। क्या है लाइफ का फंडा में आज? अगर आप इस बात को लेकर तनाव में हैं कि आप जो करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उसका कोई रास्ता, कोई मौका नहीं दिख रहा है, तो आपको निराश होने के बजाय मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर साहब से सीखना चाहिए। इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। बचपन से उन्हें हंसाने और एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि पढ़ना और एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना उनके बस में ही नहीं था। परिवार चलाने के लिए वो सड़क पर फेरी लगाते थे और सामान बेचा करते थे। तरह तरह के लोगों से मिलना और उनसे बात करना उनके लिए एक्टिंग की पाठशाला जैसा था। थोड़े दिन बाद मुंबई में बेस्ट की बस में कंडक्टर की नौकरी मिल गई। उन्हें बहुत खुशी हुई कि अब मुंबई के सारे रास्ते समझ जाऊंगा बस में बैठे बैठे, और यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडियो कहां पर है। फिल्म का ख्याल मन में पाले वो अनोखे अंदाज में बस में टिकट काटते, कभी कभी किसी फिल्मी हीरो की नकल किया करते थे बस में ही, कभी नशे में चूर आदमी की एक्टिंग कर सबको हंसाया करते थे। एक दिन उसी बस में मशहूर अभिनेता बलराज साहब सवार हो गए। वो उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें मशहूर निर्देशक गुरुदत्त साहब से मिलवा दिया। बस यहीं से शुरू हो गया कॉमेडी किंग का सफर। जॉनी वॉकर साहब ने 300 से ज्यादा फिल्में की, लोगों को बहुत गुदगुदाया, हंसाया और लाइफ का फंडा दिया। उन्होंने कहा जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, अपने लक्ष्य से नजरें मत हटाइए और जिस काम से प्यार है उसे किसी कीमत पर मत छोड़िए। बहरहाल जो अच्छा जहां से मिले उसे अपनाते रहिए और अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।